Assalamu alaikum dear student. This is me Mohammad Wali Ranjan for the next topic. Student, the topic of today's discussion is series resonance circuit. Series resonance circuit को हम RLC series circuit का भी नाम देते हैं. हम series resonance circuit को RLC यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ RLC series circuit का भी नाम देते हैं. स्टूडेंट आरएलसी सीरीज सर्किट से मुराद क्या है? कहता है अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड across a source in series, it is called series RLC सर्किट. अब स्टूडेंट इस बात को समझने के लिए हम यहां पर ये देखें, अगर मैं एक रेजिस्टर R और एक कैपेसिटर C और एक इंडक्टर L जो कि बेसिकली एक कॉइल है, इसको अटैच कर दूं किसके साथ? एक वोल्टेज सोर्स के साथ. और हम ये कहें कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो इस पूरे सर्किट में करंट गुजरेगा वो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, इस कैपेसिटर की रिएक्टेंस और इस इंडक्टर की रिएक्टेंस के हिसाब से फ्लो करेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम यहां पर लिख भी लेते हैं. रेजिस्टेंस, उसके बाद मैं लिखता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसके बाद मैं लिखता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस. स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अगर देखें हम ये कहते हैं रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ रेजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. और इसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस को स्टूडेंट हम एक्स से रिप्रेजेंट करते थे और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हम एक्स ही लिखते थे. और ये हम पढ़कर आ चुके हैं, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स किसके इक्वल होती थी? 1/ओमेगा c के इक्वल होती. और स्टूडेंट अगर यहां पर ही हम ओमेगा की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें जो किसके इक्वल है? 2πf और c वैसे ही आ जाएगा. तो हमारे पास ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर. इसी तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको स्टूडेंट्स हम लिखते थे XL और वो किसके इक्वल थी? ओमेगा एल. और ओमेगा की अगर हम वैल्यू लिखें तो वो क्या है? 2πf और L वैसे ही आ जाए. अब अगर हम यहां से देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे?
opposition to flow of charges in an inductor, एक इंडक्टर के अंदर चार्जेस के फ्लो को जो ऑपोजिशन फेस करना पड़ती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। स्टूडेंट ये हमारे पास तीन ऑपोजिशंस हैं जो इस सर्किट में से गुजरने वाले करंट को फेस करना पड़ेंगी, और ये तीनों कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स चूंकि सीरीज में लगे हुए हैं तो सेम करंट इन सब में से फ्लो करेगा। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर एक सर्किट में रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हों तो जो कंबाइंड ऑपोजिशन होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, हम उसे क्या नाम देते थे, इंपीडेंस का नाम देते थे, इंपीडेंस। जिसको हम लिखेंगे Z, जो किसके इक्वल थी, जो हमारी डेफिनेशन थी, कंबाइंड ऑपोजिशन या टोटल ऑपोजिशन या कंबाइंड ऑपोजिशन के बाद हम इसको लिख सकते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड reactances is called impedance। स्टूडेंट ये बात हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, ये मैंने दोबारा से आप लोगों के लिए रिकॉल की है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस इज कॉल्ड इंपीडेंस। रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का जो टोटल इफेक्ट है, जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो टोटल ऑपोजिशन डिफाइन करेगी, वो क्या कहलाती है, इंपीडेंस कहलाती है। स्टूडेंट हमने पहले दो तरह के सर्किट पढ़े, आरसी सीरीज सर्किट जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा था, और आरएल सीरीज सर्किट जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर लगा था। आरसी सर्किट की जो इंपीडेंस थी वो हमने लिखी भी हुई है, मैं यहां देखिएगा, मैं रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बात आसानी से समझ आ सके। जो आरएल सर्किट था उसकी जो इंपीडेंस थी, मैंने आरएल नीचे लिख भी दिया, मैंने आपको बताया था उसका फार्मूला क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और आरसी सर्किट की क्या इंपीडेंस थी, आरसी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर और अंडर रूट। स्टूडेंट इस सर्किट में हमारे पास आर, एल और सी तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसमें हमारे पास इंडक्टर की वजह से भी एक ऑपोजिशन है और कैपेसिटर की वजह से भी एक ऑपोजिशन है। जो इसका इंपीडेंस का फार्मूला आएगा वो मैं यहां पे लिखने लगा हूं, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और अंडर रूट। और मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि किस सर्किट का है, RLC सीरीज सर्किट की इंपीडेंस है, मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन भी कर दी। ये कैसे आता है इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट देखते हैं कि यहां से जो गुजरने वाला करंट होगा, अगर मैं उसे कहूं कि वो करंट I है, तो इस I करंट ने जब इस रेजिस्टर में से गुजरना है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VR, वो किसके इक्वल होगा, IR। और यही I करंट जब इस कैपेसिटर में से गुजरेगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VC, वो इक्वल्स टू क्या होगा, IXC। और यही करंट जब हम कहते हैं फ्लो करके इस इंडक्टर में से गुजरेगा तो इसके लिए जो ऑपोजिशन हम कहते हैं, उसके रिजल्ट में जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा VL, वो किसके इक्वल होगा, IXL। अब स्टूडेंट हम लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इस जगह पर इन रेजिस्टर के क्रॉस अपेयर होने वाला वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस अपेयर होने वाला वोल्टेज और इंडक्टर के क्रॉस अपेयर होने वाला वोल्टेज, तीनों वोल्टेजेस यहाँ पर लिख दिए हैं। स्टूडेंट मैंने ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये कल भी बात बताई है कि चूंकि इन तीनों में से गुजरने वाला करंट सेम है, तो करंट चूंकि सेम रहे ना, तो मैं रेजिस्टर को इस रेजिस्टर में से गुजरने वाले करंट की वजह से इसके क्रॉस अपीयर होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है VR, हम कहते हैं वो किस तरह से VC, VL, इसके वेक्टर्स कैसे ड्रॉ करने हैं। मैं ये कहता हूं चूंकि ये करंट इन सब में से गुजर रहा है
तो इस करंट को हम अपना रेफरेंस बना लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा रेफरेंस। यही करंट जब गुजरेगा रेजिस्टर में से, तो रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है जिसे हम वी आर कहते हैं, उसका जो वेक्टर होगा वी आर, मैं देखिए यहां पे बना रहा हूं वी आर विच इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। उसके बाद VC इक्वल्स टू IC, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर के केस में क्या लीड करता है, करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग कर देगी। तो इस करंट से जो वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर होगी वो चूंकि लैग करेगी, तो मैं उसकी VC की वैल्यू को, ये देखिएगा ये मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूं आप लोगों के लिए कल भी, तो हम लिखेंगे ये VC है जो किसके इक्वल है, IXC के इक्वल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सर्किट में गुजरने वाला करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज, इनमें क्या रिलेशनशिप है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड द करंट, या करंट लीड करता है, एक ही बात है। तीसरा, यही हमारे पास करंट जब इंडक्टर में से गुजरेगा तो इंडक्टर के क्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज VL, जिसे हमने कल क्या कहा था, IXL, और आज भी मैंने यहां पे लिखा हुआ IXL, ये उसका वेक्टर है। इंडक्टर में चूंकि वोल्टेज लीड करता है तो VL इस करंट से लीड करने की वजह से हमने यहां पर बना ली। स्टूडेंट हमारी बुक में ये डायग्राम नहीं बनी हुई, मैंने कल भी आप लोगों को बना के दिखा दी थी, बता दिया था। इसी तरह से आज हम अगर देखें तो इन सब में क्या कॉमन फैक्टर है, आई कॉमन फैक्टर है। तो हम ये कहते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे सर्किट को बजाय यहां पे वोल्टेजेस की फॉर्म में लिखने के, मैं यहां पे कहता हूं इंपीडेंस डायग्राम। ये इंपीडेंस डायग्राम क्या होगी, देखिएगा स्टूडेंट, इस आर को जो रेजिस्टर की ऑपोजिशन है मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये जो VL है इसको मैंने ये ड्रॉ कर दिया VL, मैं लिख भी देता हूं VL इक्वल टू IXL, इसमें सिर्फ हम XL लिखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट VC विच इज इक्वल टू IXC, और इसमें यहां पर हम XC लिख देते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास इंपीडेंस डायग्राम है जो हमारी बुक में भी बनी हुई है। अब स्टूडेंट देखें जो टोटल इंपीडेंस है जिसका फार्मूला मैंने यहां पर लिखा है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, दोनों वेक्टर्स की अगर आप देखें डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसलिए हम कहते हैं इन दोनों का जो इफेक्ट होगा, हम अगर एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम इस रिलेशनशिप में जिसमें हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर चुके हैं, तो हम लोग ये बात समझते हैं जो हमारे पास इंडक्टर है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ और कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ इसके स्टेट्स बना लेते हैं। हम कहते हैं एट लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, और एट हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रिजल्ट होगा। स्टूडेंट मैं इसी रिजल्ट को जो यहां लिखा हुआ है यहां पर आप लोगों के लिए लिखने लगा हूं कि जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, मैं यहां पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अलग से एक उसका पॉइंट पता चल सके। इसी तरह से इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है एक्सएल वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। रेजिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम कहते हैं वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है। अब स्टूडेंट इस रिलेशन के लिहाज से, ये सिर्फ हमने हिंट पॉइंट लिया है, इस रिलेशन के लिहाज से जब हमारे पास ये जो सोर्स जो हमने अप्लाई किया है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो वोल्टेज सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है अगर लो होगी तो लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा,
रेजिस्टर, तो चूंकि उसकी जो ऑपोजिशन है रेजिस्टेंस वो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली, कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चूंकि फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्स सी चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के, तो आप देखिएगा समझिएगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं स्मॉल। जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो ये एक्स सी की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी स्टूडेंट, लार्ज होगी। क्यों होगी लार्ज, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्स सी की वैल्यू स्मॉल फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा होगी, जबकि एक्स एल जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जब उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की स्मॉल है तो एक्स एल की भी क्या वैल्यू, फ्रीक्वेंसी जो रिजल्ट होगा वैल्यू स्मॉल होगी। तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी पर स्टूडेंट हम बजाहिर के हमारे सामने लिखा, हमने नजर भी आ रहा है हमें कि एक्स सी की वैल्यू जो होती है वो एक्स एल की वैल्यू से ज्यादा होती है। एक्स सी की वैल्यू एक्स एल से ज्यादा होती है स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे। स्टूडेंट ये मैंने इंपीडेंस डायग्राम बना तो दी है, मैं इसी डायग्राम को नेक्स्ट आप लोगों के लिए बताता हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से मैं इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा और कम करूंगा। ये हम रिजल्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास हमने कहा लो फ्रीक्वेंसीज पर एक्स सी की वैल्यू ज्यादा है और एक्स एल की वैल्यू कम है। देखिए स्टूडेंट अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास एक्स एल की वैल्यू कम है और एक्स सी की वैल्यू ज्यादा है और एक्स एल की वैल्यू कम है। मैं इसको शो करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैंने यहां पर ये काम किया कि एक्स एल को स्मॉल कर दिया, छोटा सा वेक्टर जिसकी जो पीक वैल्यू है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास आरएमएस वैल्यू है वो कम है और एक्ससी की वैल्यू ज्यादा है। क्यों, क्योंकि स्मॉल फ्रीक्वेंसीज पर, लो फ्रीक्वेंसीज पर एक्ससी की वैल्यू ज्यादा होती है और एक्सएल की वैल्यू कम होती है। स्टूडेंट हाई फ्रीक्वेंसी पर देखें, हाई फ्रीक्वेंसी पर अगेन वही कॉन्सेप्ट कि चूंकि एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आप देख सकते हैं ये एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल या लो, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और XL की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी या लार्ज होगी तो XL की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी या लार्ज होगी। स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट पे अगेन अब हमारे पास क्या होगा, XL की वैल्यू बड़ी हो जाएगी XC की वैल्यू से। हमारा जो रिजल्ट है वो ये है कि इस केस में XL की जो वैल्यू है दैट इज मच लार्जर देन XC। अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये हमारी रेजिस्टर की वैल्यू आर रेजिस्टेंस, मैंने यहां पे अगेन उसको ड्रॉ कर रहा हूं। अब XL की वैल्यू बढ़ी है हाई फ्रीक्वेंसी पर, ये देखिएगा XL की वैल्यू ज्यादा है और XC की वैल्यू जो है वो कम है। ये देखें हमारा प्रोसेस रिवर्स हो गया पहले की निस्बत। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है सोर्स की तो हमारे पास एक्स सी की वैल्यू ज्यादा है, एक्स एल छोटा है। मतलब सपोज कर लें अगर ये 10 है तो ये शायद 1 है या 2 है या 3 है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ये शायद 9 है या 8 है या 10 है, और ये उसके मुकाबले में कम है, 3 है या 2 है। तो कहता है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान, हाई और लो के दरमियान एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, कहता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एफ फॉर फ्रीक्वेंसी और आर हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। द फ्रीक्वेंसी वेयर XL becomes equals to XC। स्टूडेंट बात समझिएगा, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर XL की वैल्यू 5 है तो XC की वैल्यू भी 5 है। पहले क्या होता था, ये छोटी होती थी, ये बड़ी होती थी, या ये बड़ी होती थी, ये वैल्यू छोटी होती थी। अब हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पर देखिएगा मैं उसी इंपीडेंस डायग्राम को अगेन प्लॉट कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं।
ये हमारे पास आर की वैल्यू है। अब जितनी एक्सएल की वैल्यू है उतनी एक्सई की भी वैल्यू है। ये अगर एक्सएल है तो इतनी ही वैल्यू हमारे पास एक्सई की भी होगी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक्सएल और एक्सई एक दूसरे के इक्वल भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। ये देखिएगा क्या रिजल्ट होने वाला है यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा अगर हम एक्सएल को एक्सई के बराबर रखें। तो देखें एक्सएल हम किसके लिखते थे इक्वल ओमेगा एल, और एक्सई को किसके इक्वल लिखते थे 1 ओवर ओमेगा सी। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एफ आर कह रहे हैं तो हम ओमेगा आर भी कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। ये ओमेगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं नीचे आर लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमारे पास ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर ये एल इधर आके डिवाइड हो जाएगा एल सी हो जाएगा। स्टूडेंट अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो रिजल्ट देखिएगा क्या होगा ओमेगा आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट अलग से और एलसी का स्क्वायर रूट अलग से। 1 का स्क्वायर रूट तो स्टूडेंट 1 ही आ जाएगा और एलसी का स्क्वायर रूट हम वैसे ही एलसी स्क्वायर अंडर रूट लिखते हैं। स्टूडेंट ओमेगा हम पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है 2 पाई एफ के इक्वल होता है। ओमेगा आर इक्वल्स टू 2 पाई एफ आर होगा तो मैंने एफ की जगह साथ में सबस्क्रिप्ट में आर लिख दिया 1 ओवर एल सी अंडर रूट। स्टूडेंट अगर मैं यहां से एफ आर की वैल्यू निकालूं तो ये 2 पाई इधर आकर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और मेरा स्टूडेंट रिजल्ट क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई और एल सी अंडर रूट। स्टूडेंट ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन के जरिए से हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हमें पता है पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड या हर्ट्ज हम कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये जो एफ आर है इसका यूनिट क्या होगा पर सेकंड। ये पर सेकंड कैसे आएगा अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि ये जो एलसी अंडर रूट है इसका यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर हम देखें 2 पाई तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। हम कहते हैं ना 2 का कोई यूनिट होगा ना पाई की 3.14 वैल्यू उसका कोई यूनिट होगा। तो एलसी अंडर रूट का जो भी यूनिट आएगा हमें ये पता है कि वो किसके इक्वल आएगा सेकंड के इक्वल आएगा। क्यों क्योंकि 1 ओवर एस सेकंड इनवर्स बन जाएगा या पर सेकंड बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफ आर का जो यूनिट होगा वो 1 ओवर एस विच इज इक्वल्स टू पर सेकंड। तो फिर एलसी अंडर रूट का यूनिट क्या होगा सेकंड। एलसी अंडर रूट का यूनिट सेकंड के बराबर होगा। तो स्टूडेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये कॉन्सेप्ट है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होता क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों चूंकि एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी होती हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं। अब स्टूडेंट इससे रेलिवेंट ना हमारे पास इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आ जाने के बाद डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं आरएलसी सीरीज सर्किट की और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उन प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो हमें इन तमाम बातों को जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लियर हो जाएंगी कि रेजोनेंस पर क्या इफेक्ट होता है। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज है बड़ी आसान प्रॉपर्टीज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ आर इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एल सी अंडर रूट। मैंने यहां पर लिख दिया ये हमारा फार्मूला इक्वेशन नंबर 1। कोई मुश्किल बात नहीं। जब रेजोनेंस हो जाती है तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्किट की जो इंपीडेंस होती है वो सिर्फ रेजिस्टिव होती है। यानी कि मैं लिख सकता हूं इंपीडेंस Z जो है वो किसके बराबर है R के बराबर है। कैसे स्टूडेंट्स ये कैसे हो गया। मैं आपको जो पढ़ाकर आया हूं उसके मुताबिक जो इंपीडेंस थी इस RLC सीरीज सर्किट की वो थी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और उसका रूट। ये RLC सीरीज सर्किट की इंपीडेंस थी। तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो ओनली रेजिस्टिव है। कैसे भला ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट रेजोनेंस पे हुआ क्या था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बनती कब है जब XL और XC की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं। स्टूडेंट ये देखें एक दूसरे के इक्वल है एक दूसरे के ऑपोजिट भी है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। ये दो ऑपोजिशन जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। पहले हमारे पास 3 ऑपोजिशन थी अब इन 3 में से 2 ऑपोजिशन एक तरह जैसे खत्म हो चुकी हैं
कब? स्पेशली रेजोनेंस पे। तो 3 में से 2 अपोजिशन खत्म हो जाएंगी तो कितनी बचेगी? 1। और 1 को हम कहते हैं कि वो मिनिमम भी होगी इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, वो हम आगे लिखा भी हुआ मैंने, हमारे पास वो सिर्फ R के बराबर होगी। कैसे भला? जब अगर मैं लिखूं कि XL भी 5 है और XC भी 5 है तो 5 - 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 5 - 5 आ जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। तो हमारे पास ये चूंकि एक दूसरे के इक्वल है, मतलब आप XL की जगह पर या XC लिख दें या XC की जगह पर XL लिख दें, कुछ भी कर दें। मैं सपोज करूं कि मैं अगर यहां पर, चले मैं लिख भी देता हूं, यहां पर भी XL लिख देता हूं, यहां पर भी XL लिख देता हूं, तो ये तो स्टूडेंट कैंसल आउट नहीं हो जाएगा और पीछे रिजल्ट क्या बचेगा? R स्क्वायर और रूट, और R का स्क्वायर और रूट हम कहते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? रेजिस्टिव नहीं बच जाएगी। तो जब रेजोनेंस हो जाती है तो सर्किट की इंपीडेंस सिर्फ रेजिस्टिव इंपीडेंस रह जाती है। और रेजिस्टेंस में स्टूडेंट क्या होता था? वोल्टेज और करंट इन फेज होते थे। ये देखें, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। किस केस में? रेजिस्टर के केस में। मैं यहां पर लिख भी देता हूं आगे, रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज इन फेज हो जाते हैं। पावर फैक्टर cos थीटा होता है, हमें पता है इस पॉइंट का, कहता वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। पावर फैक्टर P डॉट F, ये 1 के इक्वल कैसे हो जाएगा? देखिए, जब वोल्टेज और करंट इन फेज हो जाएंगे, जो वोल्टेज और करंट के इन फेज होने का मतलब क्या था कि वोल्टेज वेक्टर और करंट के वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी और थीटा इनके दरमियान क्या था? 0। और अगर आप थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं? cos थीटा इक्वल्स 1। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एट रेजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम। मिनिमम क्यों? ये पॉइंट मैं आपको बता चुका। 3 में से 2 अपोजिशन तो खत्म होगी रेजोनेंस पर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर चुकी हैं, अब सिर्फ बची रेजिस्टेंस। तो हमारे पास Z किसके इक्वल है? R के इक्वल। बड़ा आसान पॉइंट। चौथा पॉइंट, द करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। जब रेजोनेंस हो जाती है तो सर्किट में जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और उस फ्रीक्वेंसी पर हम कहते हैं हमारे पास उस करंट की जो वैल्यू होती है I नॉट होती है, और किसके इक्वल होती है? V नॉट ओवर। कैसे भला? देखिए, हमारे पास 3 ऑपोजिशंस में से 2 खत्म होगी, रेजिस्टिव ऑपोजिशन बची, और रेजिस्टेंस में जैसे अगर हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख लें VR इक्वल्स टू IR, यहां से अगर आप I की वैल्यू निकालें तो I किसके इक्वल हो जाएगा? VR ओवर R। इसी तरह से यही वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I नॉट इक्वल्स टू V नॉट ओवर R हो जाएगी। स्टूडेंट, इस पॉइंट को अगर हमारे पास एक वेवफॉर्म भी बनी हुई है और वो वेवफॉर्म में यहां पर प्लॉट भी कर देता हूं, ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा यहां से रेज करके आप लोगों के लिए उस वेवफॉर्म को भी साथ ही प्लॉट कर देता हूं। देखिए, स्टूडेंट, ये ग्राफ है जो मैं बनाऊंगा बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट। यहां पे करंट लिखा हुआ, आप अपनी बुक पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, होता क्या है? होता हमारे पास ये है कि ये पॉइंट उसने लिखा हुआ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैं अगर इमेजिन करें कि मैं इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कहता हूं ये 5 हर्ट्ज है, सपोज करें, तो 5 से कम जो वैल्यूज होंगी 4 3 2 1, इसका मतलब रेजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसीज को हमने लो फ्रीक्वेंसीज कहा था, एट लो फ्रीक्वेंसीज, जहां पर XL की वैल्यू कम थी और XC की वैल्यू ज्यादा थी, ऐसी था। तो हमारे पास वहां पर क्या होता है कि सर्किट में करंट आहिस्ता आहिस्ता, हम जैसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ हम जा रहे होते हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है सर्किट में करंट भी बढ़ता जाता है, और जब सर्किट में रेजोनेंस हो जाती है ना जी स्टूडेंट, तो उस पॉइंट पर जो करंट होता है वो भी सबसे मैक्सिमम होता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपकी बुक पे बना हुआ आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो करंट होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है और उसको हम I नॉट कहते हैं, और वो I नॉट किसके इक्वल है? V नॉट ओवर R के इक्वल है। लो फ्रीक्वेंसीज पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर XL की वैल्यू ज्यादा नहीं है XC से, XC की वैल्यू कम है,
और एक्स सी की वैल्यू ज्यादा है और एक्स एल की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर हमारे पास करंट भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी जिसको हम नाम देते हैं, तब हमारे पास एक्सएल की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है और एक्ससी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, और करंट भी ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कम होना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट हमारे पास सबसे मैक्सिमम करंट किस पोजीशन पर आता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में जो दोनों हमारे पास रिएक्टेंसीज हैं एक्सएल और एक्ससी वो इक्वल हो चुकी होती हैं, और वो इक्वल तो है ही है, एक दूसरे के ऑपोजिट भी है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है। स्टूडेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के क्रॉस होता है और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर होता है, कहता है वो ग्रेटर हो सकता है सोर्स के वोल्टेज से। स्टूडेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने जो सोर्स ने वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज उसकी पीक वैल्यू अगर हम ये कहें कि वो 20 वोल्ट है, तो ऐसे कैसे हो सकता है जो इसके क्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो 20 से ज्यादा हो, या इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो 20 से ज्यादा हो? स्टूडेंट देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने कहा था कि कैपेसिटर या इंडक्टर जो है ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उस एनर्जी की वजह से हम ये कहते हैं कि इनके क्रॉस अपीयर होने वाले वोल्टेजेस सोर्स के वोल्टेज से ज्यादा हो सकते हैं। मैं मिसाल दे देता हूं कि अगर मेरे पास एक कैपेसिटर मौजूद है और उस कैपेसिटर में पहले से कोई चार्ज मौजूद है और उस चार्ज की वजह से उसके दोनों टर्मिनल्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, जब मैं उसको इस सर्किट में लगाऊंगा तो उस सर्किट में लगने की वजह से इस सोर्स का पोटेंशियल जो इसको प्रोवाइड किया जा रहा है और प्लस जो उसके अक्रॉस पहले से मौजूद चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस था, हम कहते हैं रेजोनेंस पर वो दोनों ऐड अप होके हमारा रिजल्ट जो VL है या जो VC है वो ग्रेटर हो जाता है किससे? सोर्स वोल्टेज से। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह।